ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान मौजूद हैं। इंदर सिंह नामधारी साहब हैं, लोकसभा सांसद हैं, हम उनका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। इसके अलावा हिमांशु शेखर चौधरी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ब्रेक से पहले जिस तरह से बातचीत चल रही थी, जाहिर सी बात है अब तक जिस तरह का कदम खास तौर से जनरल वीके सिंह ने उठाया है, नामधारी साहब का मानना यह है कि एक ऐतिहासिक कदम है। लेकिन सवाल यह है कि हमारे नेताओं की तरफ से इस मुद्दे पर पहल अब तक क्यों नहीं की गई? क्योंकि अगर हम एनडीए सरकार को देखें, यूपीए सरकार को देखें, रक्षा मंत्रालय कद्दावर नेताओं के पास था और यह भी कहा जा सकता है कि ये वो नेता थे कि जो फैसलों को बदलवा सकते थे, जिनकी बात फैसलों में तब्दील हो सकती थी। बावजूद इसके अब तक उस पर किसी तरह का कोई अमल नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि जनरल ने आके आकर ये कहा कि उनकी सेनाएं, यानी जो सेनाएं हैं वो बहुत ही बुरे दौर से इस वक्त गुजर रही हैं। उनके पास गोला बारूद की कमी है, जो टेक्नोलॉजी है वो काफी पुरानी हो चुकी है। हिमांशु जी, ब्रेक से पहले हम जिस तरह से बातचीत कर रहे थे, ये जो बात है कि एक, हालांकि नामधारी जी कह रहे हैं कि एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन नेताओं को अगर हम देखें, एनडीए का दौर देखें, फिर चूंकि एनडीए के शासनकाल में एक जंग हुई थी, वो आखिरी जंग के तौर पर इसे कहा जा सकता है, करगिल वाली, उसके बाद से अब तक कद्दावर नेताओं के हाथ में रक्षा मंत्रालय रहा, लेकिन अब तक इन नेताओं की तरफ से किसी तरह की कोई पहल नहीं हुई। पहले तो मैं, आपने कहा कि कद्दावर नेता नहीं है एंटनी। देश का दुर्भाग्य है कि जब प्रधानमंत्री ही नेता ही नहीं है, कद्दावर तो छोड़ दीजिए, जब देश का प्रधानमंत्री ही नेता ना हो तो वहां पर मंत्रियों के कद्दावर होने की कैसे, क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आज हमारे जो एक दूसरी बहस भी चल रही है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का होना चाहिए, वो बहस भी पैरेलली आज कल से शुरू हुई है। तो जब इस देश का दुर्भाग्य यह है कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला ही प्रधानमंत्री नहीं है और उसके हाथ में यह भी नहीं है कि वो विभागों का बंटवारा वो कर पाए, तो जब मंत्रिमंडल ही उसके नियंत्रण में नहीं है, ना वो निर्देश दे सकते हैं, ना वो किसी तरह की समीक्षा करने की क्षमता रखते हैं, तो स्वाभाविक है कि एंटनी हो और एंटनी प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते होंगे इंटरनली, हमको इस पर भी संदेह है। तो इसलिए जो मैंने बात कही कि अनुशासन, सिर्फ हम जनरल सिंह की अनुशासन की बात नहीं कर रहे हैं। आज पूरी व्यवस्था, आज मनमोहन सिंह के प्रति कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कांग्रेस के तमाम मंत्री आज मनमोहन सिंह के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो 10 जनपद के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। जब एक कहावत है कि जो नामधारी जी धर्मों की थोड़ी अधिक जानकारी रखते होंगे, हमसे सहमत होंगे ये, कि आज जिन चीजों की पूजा होती है हिंदू धर्म में, उन चीजों की पूजा इसलिए होती है कि लोग उसको समझ नहीं पाए। जिन चीज को समझ नहीं पाए उसकी पूजा शुरू हो गई। आज पहाड़ की पूजा होती है, बड़े बड़े वृक्षों की पूजा होती है, नदी की पूजा होती है, जिसको लोग नहीं समझ पाए उससे डरने लग गए और जिससे डरने लग गए उसकी पूजा होने लग गई। तो आज की तारीख में यही स्थिति है कि मनमोहन सिंह से कोई डरता ही नहीं है, ना उसकी ताकत है, और अदृश्य शक्ति है 10 जनपद में जिससे सब डरता है। और उस अदृश्य शक्ति के चलते पूरी व्यवस्था की ये स्थिति है कि आज ना प्रधानमंत्री नेता हैं, ना जो रक्षा मंत्री हैं उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है। वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, वो कहां से पूछते हैं, ये नामधारी जी को भी बेहतर पता होगा। जी नामधारी जी। नहीं, मैं हिमांशु जी की इस बात से जरूर सहमत हूं कि जो गरिमा, क्योंकि चाणक्य ने लिखा है कि कई चीजें ऐसी हैं जो अपने स्थान की गरिमा अगर भूल जाएं तो वो अपनी आभा खो देते हैं। जैसे नख हैं, वो कहते हैं नख हैं तो नख यहीं पर शोभा देते हैं, अगर नख को हम यहाँ लगा लें तो यह शोभा नहीं देते। प्रधानमंत्री का मतलब है सर्वोच्च, हेड एग्जीक्यूटिव। अब जिस दिन रेल मंत्रालय का बजट पेश हो रहा था, आपको ये जानकर हैरत होगी कि मुकुल राय सारा श्रेय ममता बनर्जी को दे रहे थे, एक बार उन्होंने प्रधानमंत्री की मनमोहन सिंह का नाम नहीं लिया। तो जो बैठा हुआ, शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति हाउस में बैठा है, आप उसका नाम नहीं ले रहे हैं, तो कैबिनेट नहीं, ये तो गठबंधन की मजबूरियां हैं, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री का पद गठबंधन का तो नहीं ना होता है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, इतनी आभा होनी चाहिए उनकी कि अगर रेल मंत्री बजट पेश कर रहा है तो सबसे पहला धन्यवाद अपने प्रधानमंत्री को दे कि इनके छत्रछाया में ये मैंने बजट लाया है। हर एक ये परंपरा है, लेकिन आप उनकी मौजूदगी में श्रेय दे रहे हैं सब ममता बनर्जी को, लेकिन इनका नाम तक नहीं ले रहे हैं।
इसलिए जगह तो निश्चित रूप से इन्होंने ये इनकी वल्नरेबल हो गई है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एंटोनी जी ने भी जो किया, मेरा कहना है वो खुद राज्यसभा में कहते कि हाँ सेना प्रमुख मेरे पास आए थे और उन्होंने जब कहा कि फलाने लेफ्टिनेंट जनरल ने हमको ऑफर किया तो मैंने अपने माथा पर हाथ रख लिया। दिस इज नॉट द जेस्चर द रक्षा मंत्री शुड शो। उसके बाद कम से कम ही शुड हैव इनिशिएटेड द इंक्वायरी। सब पता लगाओ क्या चीज है, सारी बातें ही नहीं होती, इतना हंगामा होता ही नहीं। अब ले दे के जो व्यक्ति कर रहा है थोड़ा, अब कहते हैं चलिए उम्र इनका गलत था इसलिए ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में, इसके चलते खींच में सब कुछ कर रहे हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब उस व्यक्ति के जो अच्छे काम है उसको भी आप रद्दी की टोकरी में फेंक दे रहे हैं। साबित वो अपना जो खींचे हुए थे उसी का बदला ले रहे हैं। मैं इससे अलग विचार रखता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि आने वाला इतिहास इस चीज को करेगा कि जिस पॉइंट को इस व्यक्ति ने छुआ है वो आज कितना जरूरी था। और रक्षा के मामले में आज हिंदुस्तान इतना वल्नरेबल है, इतना संवेदनशील हो चुका है हिंदुस्तान कि आज इसको मजबूत होने की जरूरत है। और ये जो भी घटनाएं घटी हैं मैं इसको पॉजिटिव मानता हूं, इसको नेगेटिव नहीं मानता। लेकिन एक चीज आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम हर साल के बजट को देखें, जाहिर सी बात है हर साल बजट तो बढ़ता रहा है, लेकिन जो हथियार हैं उस तरह से वो नहीं आ पाए, उसकी खरीद जो है सही तरीके से नहीं हो पाई। देखिए मैं आपको बताऊं, हम लोग ने तो बजट देखा जी, रक्षा मंत्रालय का बजट जो मॉडर्नाइजेशन का है वो टोटल लगभग 70,000 करोड़ रुपया का है। बाकी तो सब इस्टेब्लिशमेंट में खर्चे हैं, जिसमें से 28,000 करोड़ रुपया वायुसेना को दिया गया, 28,000 करोड़ रुपया के लगभग जल नेवी को दिया गया और 14,000 करोड़ रुपया मिला है थल सेना को। असली लड़ाई लड़ती है थल सेना। आज क्यों रिश्वत की बात उठ रही है कि जहां पर नहीं अड़चन हुई तो हर एक जो बाबू लोग बैठे हुए वहां बजट बनाने वाले, उन्होंने 28,000 करोड़ रुपया दे दिया इन दोनों को। ये जल, चाहे वो जल सेना हो, चाहे नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, ये सहायता करते हैं थल सेना की। आगे बढ़ रही है तो भाई बम मारो, अगर समुद्र से फौज आ गई तो ये करो। असली लड़ाई तो लड़ती है थल सेना। अब थल सेना का बजट 14,000 करोड़ रुपया और इन दोनों का 28,000 करोड़ रुपया, इसकी मीमांसा की किसी ने कि व्हाट आर द रीजंस? इस पर आज हिमांशु जैसे पत्रकारों को इसका विश्लेषण करना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। हिमांशु जी, लेकिन ये अगर हम देखें कि जितनी भी खरीदारियां हुई हैं इस मामले में और जिस तरह से गड़बड़ियों की जो इस वक्त शिकायतें बार बार मिल रही हैं, क्या आपको लगता है कि उसकी वजह से भी ये पूरे हालात बिगड़े हैं इस वक्त? नहीं, बिल्कुल, जैसा नामदारी जी ने कहा कि ये स्थिति आज नहीं है, ये शुरू से चल रहा है। किकबैक्स जो चल रहे हैं, किकबैक्स के चक्कर में ही बीपी सिंह का उदय हुआ। भारत की राजनीति में आज बीपी सिंह इसलिए चर्चित हो गए, जाने गए कि वो बोफोर्स प्रकरण सामने आया। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रही है। दुर्भाग्य ये है कि इसमें नामधारी जी जैसे नेता हों या और दूसरे बड़े नेता हों, विरोध एक हद पर जाकर रुक जाता है। आज ये सारी चीजें जो बोफोर्स के मामले आए, उसके बाद एनडीए का भी की गवर्नमेंट बनी, और जैसे बीच में आपने ये कहा कि गठबंधन की मजबूरी, वाजपेयी जी भी सरकार चलाए थे, उन्होंने भी प्रधानमंत्री होने का एक आदर उनके प्रति लोगों में था, गठबंधन की सरकार वो भी चलाते थे, और इससे ज्यादा घटक दलों का गठबंधन वाजपेयी जी का था। तो यहां पर मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि मजबूरी कुछ नहीं होती है, अगर इच्छा शक्ति हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो आपने ये कहा कि ये इससे क्या नुकसान हुआ है, इससे पूरे देश का नुकसान हो रहा है। तमाम राजनीतिक दलों को इस पर बैठकर एक आम सहमति बनानी चाहिए कि हम, जब लोकपाल पर तमाम इतनी बैठकें हुई, सरकार अगर नहीं मानती है तो विपक्ष का भी ये दायित्व है कि वो सरकार को मजबूर करे। जैसा इन्होंने रक्षा बजट में बंटवारे के दौरान जो इन्होंने सवाल उठाए, तो मीडिया तो आलोचना कर सकता है, और मीडिया की भी कितनी कद्र और कितनी सरकार सुनती है और देखती है, वो भी नामधारी जी जैसे लोग जानते हैं कि मीडिया को ये सरकार कितना तवज्जो दे रही है और किस तरह से नकेल कसने के लिए भी नेपथ्य से चीजें संचालित होती हैं। लेकिन यहां पर अगर सरकार कमजोर है तो ये विपक्ष का दायित्व है। लोकतंत्र का मतलब है कि अगर सरकार कमजोर है, सरकार गलत काम कर रही है, तो विपक्ष अपनी ताकत से ये एहसास करा दे कि ये चलने नहीं देंगे। नहीं तो क्या जो खरीद नीति है, यहां पर ये विपक्ष भी, मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष ने भी वो जिम्मेवारी, वो ताकत नहीं दिखाई जो ये देश विपक्ष से उम्मीद करता। नहीं तो क्या ये जो खरीद नीति है असलहों की,
क्या उसमें संशोधन किया जाना बिल्कुल किया जाना चाहिए। ये जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी तो जो जनरल सिंह ने मुहिम शुरू की है, मैंने जो कहा कि उनके निजी कारणों से, वो एक अलग मेरा कहने का मतलब था कि कुछ चीजें सेंसिटिव होती हैं, उसको सेंसिटिव तरीके से हैंडल करना चाहिए। उन्होंने जो शुरुआत की है वो वाकई काबिल तारीफ है। मेरा यह कहना है कि एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए, जैसे इन्होंने कहा कि नौकरशाह हैं, नौकरशाह ऐसी कमरे में बैठे रहते हैं, जनरल को इंस्ट्रक्शन देते हैं। उनको क्या पता है कि जनरल किन हालात से अपने जवानों को निकाल रहे हैं, अपने किन हालात क्या कहेंगे, क्या नीतियां अब? नहीं, देखिए, जैसा आज बताया गया कि रक्षा मंत्री के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बैठक हुई है, तो इसको पॉजिटिव रिजल्ट कहेंगे, क्योंकि ये आखिर उसका निष्कर्ष जो निकला वो सकारात्मक है। पहले आप पढ़ें, नहीं, ये विवाद भी कहीं ना कहीं, अगर मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री हर 2-4 महीनों के बाद सेनापति और तीनों प्रमुखों के साथ और सेना के प्रमुख रक्षा मंत्री के साथ बैठ के विचार विमर्श करते थे कि क्या क्या समस्याएं हैं। ये परंपरा भी टूट गई है। अब अगर ऐसी परिस्थिति में जनरल अगर चिट्ठी लिखता है प्रधानमंत्री को, और इतना हाय तौबा होता है कि चिट्ठी क्यों लिख दिया आपने, तो ये तो हमारों के प्रोफेसर कहा करते थे कि किसी इंग्लिश के प्रोफेसर की लड़की घर से भाग गई, तो उसने लिख दिया कि आई एम रनिंग विद द ड्राइवर। तो माँ तो चिल्लाने लगी, लेकिन जब प्रोफेसर साहब आए तो उन्होंने कहा कि शी हैज रिटन ए रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ रनिंग, RUNNING होना चाहिए, या RUNNI लीजिए। मैं बड़ा अपमान महसूस कर रहा हूँ। अब उस बेवकूफ को ये नहीं पता चला कि रनिंग पर नहीं दबाओ, लड़की चली गई इस पर सोचो। लीक हो गई चिट्ठी, अरे लीक हो गई तो देखो लिखा क्या था उसमें, देश के बचाने के लिए लिखा था, तो लीक हो गई तो आसमान गिर गया। चलिए नामधारी जी, देश की जनता जान गई तो पाप हो गया क्या? नामधारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिमांशु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जय न्यूज़।